पढ़ाई कैसी चल रही है? आवाज नहीं आ रही क्या? मैम आपकी वॉइस बहुत धीमी अब आ आ रही रही है। है? जी मैम। अब आ रही है ना? अब आ रही है। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है जी। चलिए, आज हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। डिफेंस में जो जो भी हमारे कवर होते हैं, सारे वेपन्स, हमारी आर्मी, तीनों आर्मी, वो लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, क्या करंट अफेयर में चल रहा है अभी। ठीक है, अभी आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी दुर्घटना है सामने, तो इंडिया ने उसके लिए क्या क्या किया है डिफेंस स्ट्रांग करने के लिए, जो पहलगाम में हुआ, उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो सब भी मैंने इंक्लूड कर दिया है स्लाइड में, एक एक करके सब देखते चले। तो रेडी है सब पढ़ने के लिए? यस। जी मैम। नींद में तो नहीं है कोई? नो मैम। टाइम ऐसा है ना, ये लंच के बाद का, बच्चे सो जाते हैं ऐसे टाइम के क्लासेस में। चलो, तो शुभारंभ करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी का, जिसमें हमारे पास ये सब कंटेंट्स रहेंगे। डिफेंस क्या होता है? ओके, ऑफिशियली तो शुरू ही नहीं की क्लास। थैंक यू सुमेधा। गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, विशाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, और आप सभी को राम राम। बच गए इस बार, वरना पिछली बार वाली गलती हो जाती। चलो, तो डिफेंस क्या होता है ये समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या होता है, जो कि हम हर यूनिट में देख रहे हैं। मिसाइल प्रोग्राम्स क्या है, नेवल प्रोग्राम्स क्या है, एयरक्राफ्ट में क्या चल रहा है, टैंक्स कौन कौन से चल रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि हमारे मिलिट्री में, अच्छा तुम लोगों को ये पता नहीं, पता है कि नहीं, कि ड्रोन टेक्नोलॉजी सबसे पहले मिलिट्री पर्पसेस के लिए ही आई थी। धीरे धीरे वो फिर, जो आजकल तो हम देखते हैं ना कि व्लॉग्स वगैरह भी लोग बहुत यूज करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी को, सबके पास अपना एक ड्रोन होता है। तो ड्रोन की भी कुछ टाइप्स होती हैं। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, नॉर्मल इन द सेंस अदर देन मिलिट्री पीपल, तो जो हम लोग खरीद सकते हैं वो एक टाइप का ड्रोन होता है, जिसकी लाइसेंसिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती, तो वो अलग होता है। और बाकी सारे ही ड्रोन्स, सॉरी, जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो सारे ही ड्रोन्स के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, और वो मिलिट्री द्वारा ही यूज किए जाते हैं। क्लियर? तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हम्म, अब पूरी विजिबल है ना स्लाइड? तो देखिए, इसमें हमारे पास सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद हमारे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये सारे ही पार्ट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब क्या क्या करते हैं ये सब सुन लेते हैं हम थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं हमारे सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। तीनों ही फोर्सेस के जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं सुप्रीम कमांडर। ठीक है, और फिर ये सारी हमारी मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके पास सारी ही आर्मीज का, तीनों ही आर्मीज का पूरा कंट्रोल रहता है। ठीक है, और फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देता है, डिफेंस के पूरे बजट पे ध्यान देता है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, आगे हम देखेंगे कि इस बार डिफेंस का क्या बजट रखा गया। ठीक है, दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन। तो डिफेंस के बजट को कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिफेंस लैंड्स को देखता है, कैंटोनमेंट्स को देखता है। आप देखते हैं ना कि दिल्ली में कैंट एरिया है, जयपुर में कैंट एरिया है, मेरठ का कैंट एरिया है, अलग अलग एरिया का कैंट एरिया है, जहां पर ट्रेनिंग चलती है और ये सारी चीजों की मॉनिटरिंग चलती है। ठीक है, फिर आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन।
अब प्रोडक्शन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारी जितने भी ऑर्डिनरी फैक्ट्रीज होती हैं, इन सबका जो भी काम हो रहा है, कहाँ पर पार्ट्स पहुंचाने हैं, क्या बनना है, वो सब यहाँ पे देखा जाता है। फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। यहाँ पे जो भी पेंशन वेलफेयर होती है, जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी पेंशन जानी है, वेलफेयर होना है, वो सब देखना है। वो कभी कभी कुछ लोग ऑप्ट करते हैं कि उसके बाद भी काम करेंगे, तो वो सारा ही इधर आता है। ओके, फिर आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं डीएमए। इसमें होता है एक तो ये चीफ, हाँ, इसमें क्या होता है, मैनेजिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स फॉर इंश्योरिंग ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन। एक ट्राई सर्विसेज, इसके पास तो पूरा कंट्रोल है ही हमारा, ठीक है। और यहाँ पर भी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में भी हमारे जितने भी, सपोज कुछ मिलके करना है कोई मिशन, ठीक है, कोई मूवी देखी है ना हमने बॉर्डर, उसमें वो लोग मिलके मिशन करते हैं, सारी आर्म फोर्सेस, कुछ ऐसा करना है या कुछ बीच में कोऑर्डिनेशन करना है। अदर देन कंट्रोल, कंट्रोल तो बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, उसके अंडर भी कुछ ऑपरेशन अगर आ रहे हैं, जैसे सपोज मिसाइल्स बनी, ठीक है, वो मिसाइल्स अब हमारी कुछ शिप्स पे भी लगनी है, एयरक्राफ्ट पे भी लगनी है, तो वो एक और टैंक्स पे भी लगनी है, तो वो जो एक कोऑर्डिनेशन है इंटरनल काफी सारी चीजों का, वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स देखता है। ठीक, अब ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन मैंने डाली है कि हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के 3 जो प्रमुख हैं वो भी करेंटली कौन कौन है। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं इंडियन आर्मी के, एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं नेवी के, और एयरफोर्स के हैं एयर चीफ मार्शल नहीं हो रहा, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी, ठीक है। ये तीनों नाम आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। लिख लिया बच्चों? चलो आगे बढ़। ये हमारा आ जाता है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ठीक है, जहां पे हमारी कैबिनेट कमेटी है। ये आप बस इस पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, पर एक बार क्योंकि हमें ध्यान में होना चाहिए पूरा एक चार्ट कि कैसे कैसे पूरा काम कर रहा है, कैसे कैसे पूरा नेशनल सिक्योरिटी चल रहा है इंडिया का, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, फिर उनके अंदर ये कैबिनेट कमेटी है, जिसमें हमने देखा था ना पिछली बार, अभी हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे कि कैबिनेट कमेटी ने ये अनाउंस कर दिया है अब नए रॉकेट्स बनेंगे, तो वही कैबिनेट कमेटी है ये, ठीक। फिर चेयरमैन है, डिफेंस सेक्रेटरी है, इनके अंदर डिफेंस प्रोडक्शन, रिसर्च, ठीक है। फिर चीफ स्टाफ कमेटी, ये पूरा एक चार्ट बस आप लोग एक बार रीड कर लेना, ये सारे एरियाज वाइज बटे हुए लोग हैं, इनके अंडर क्या क्या आ रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी आ रही है, जॉइंट डिफेंस पुलिस आ रही है, नेशनल इमरजेंसी रेस्क्यू एंड मेडिकल सर्विसेज आ रही है, तो ऐसे सारा का सारा काम चल रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग, अरे अरे अरे, ये तो सारी स्लाइड जैसी दिखा देगा, स्क्रॉल खुद से स्क्रॉल हो जा रहा है ये। हाँ चलिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग मिसाइल प्रोग्राम ऑफ इंडिया। अब मिसाइल ऐसी चीज है जो एयरक्राफ्ट में भी यूज कर सकती है, मतलब एयरफोर्स भी यूज कर सकता है, आर्मी भी यूज कर सकती है और नेवी भी यूज कर सकती है। ये पॉइंट क्लियर है सभी को, है ना? क्योंकि मिसाइल्स क्या होगी, हमारी जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं या फाइटर शिप्स हैं, ये टैंक्स हैं, उन पे लोड की जाती है, उन पे बांध दी जाती है एक तरीके से, और फिर वहां से शूट की जाती है, ठीक। तो ये जो हमारा एक लौता मिशन अभी तक चल रहा है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन अब अनाउंस हुई है, वो हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमारा एक मिशन चल रहा है वो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी के अंडर हमारी बहुत तरीके की मिसाइल्स आती हैं,
अब उनको एक एक करके देखेंगे। अब इसके अंदर जो Missile 5 program. टाइप की आती है सिर्फ, वैसे तो हमारा क्लासिफिकेशन तो बहुत तरीके का है कि कैसे कैसे पूरी क्लासिफाई की जाए मिसाइल्स, पर जो इसके अंदर डायरेक्टली 5 आती है वो एक तो है शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। ये अभी सब समझाऊंगी कि शॉर्ट रेंज का मतलब, सरफेस टू सरफेस का मतलब और बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब। ये पूरा नाम जो है वो पूरा जब आप क्लासिफिकेशन समझोगे नेक्स्ट स्लाइड में तब ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले टाइप की मिसाइल जो इसके अंदर आती है शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका एक एग्जांपल है पृथ्वी रेंज, पूरा रेंजेस ऑफ मिसाइल जो चल रहा है। फिर एक इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि। शॉर्ट रेंज ये है शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है त्रिशूल। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश। और थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है नाग। ये 5 मिसाइल्स हैं जो हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आ रही है, ठीक है। अब इसमें वही वैसा ही क्वेश्चन बन सकता है कि आपको तरह तरह के नाम लिख के दे दिए और आपको बताना है कि हमारे आईजीएमडीपी के अंडर कौन कौन सी आ रही है। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास जो टेस्ट रेंज है अभी बालासर ओडिशा में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास जो हम मिसाइल्स को टेस्ट करते हैं, तो एक जो हमारी रेंज है, अभी तो और बहुत सारी प्रोडक्शन मतलब उसमें है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में है। और ये बालासर ओडिशा में है जहाँ पे मेनली हम लोग करते हैं। ये पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर हमने पिछले क्लास में भी देख लिया है, पर आप फिर भी एक बार मिसाइल को देख लीजिए, ठीक है। प्रपल्शन सिस्टम है, विंग्स है, फ्यूल है, कंट्रोल एंड गाइडेंस अगर उसमें है तो यहाँ पर कहीं होगा, और वॉर हेड। ये चीज ज्यादातर ब्लास्ट होती है। तो इसमें क्या है, इसके बेसिस पे भी अलग अलग मिसाइल्स होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉम्ब्स हैं, ये रिएक्टर्स हैं, वो सब यहाँ पर होते हैं। देखिए, अब ये है, यहां से आपको समझ आएगा जो वो अभी 5 मिसाइल्स के नाम बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे। सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री के बेसिस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी के सभी। सबसे पहला है ट्रेजेक्ट्री के बेसिस पे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग मिसाइल्स को। पहला है ट्रेजेक्ट्री, सब समझते हैं, एक ट्रेजेक्ट्री मोशन होता है ना 45 डिग्री का, सुना है। सबसे बेस्ट जो हमारा ट्रेजेक्ट्री मोशन होता है 45 डिग्रीज पे होता है। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी 11th 12th में उनको पता होगा, वरना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ट्रेजेक्ट्री होता है हमने किसी चीज को फेंका तो एक जो उसने पूरा पाथ ऐसे कवर किया, इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री मोशन। तो क्या ट्रेजेक्ट्री होगा, उसके बेसिस पे दो है, क्रूज और बैलिस्टिक। क्रूज क्या होती है, उसका जो कर्व होता है ना, ये बहुत ऊंचा कर्व नहीं होता, अंडर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही होता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है एक पर्टिकुलर हाइट तक और फिर अपने टारगेट की तरफ वापस नीचे आती है, ठीक है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बैलिस्टिक मिसाइल के एग्जांपल्स लिख दिए थे और नीचे उसके बारे में लिखा था कि फलाना फलाना जो मिसाइल है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही काम करती है, और फिर दूसरा एक और एग्जाम्पल था, ठीक है। तो वो उसका आंसर था कि नहीं, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि वो एक तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल है, तो वो पहले तो निकलेगी एटमॉस्फेयर से बाहर और फिर एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी, ठीक। फिर है हमारा लॉन्च मोड। अब तुमने जो नाम देखे थे अभी ऊपर, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, यानी ये लॉन्च कैसे हो रही है। कुछ मिसाइल्स को मैं सरफेस, जो मेरा सोर्स है वो भी सरफेस है, और जहां टारगेट है मेरा वो भी सरफेस पे ही है, ठीक है। दूसरा है सरफेस टू एयर, यानी अर्थ पे कहीं हमारी मिसाइल लगी हुई है और एयर में कोई टारगेट है मेरा, ठीक है। मुझे पता है कि ये फलाना, कोई सपोज मैंने आइडेंटिफाई किया कि एक ड्रोन आ रहा है, रोज की रोज आ रहा है इसी टाइम पे, तो मैंने यहाँ पर सपोज आश्रम में ही आ रहा है, ठीक है। एक रोज मॉनिटरिंग के टाइम हम लोग देखते हैं कि जब जब बच्चे बहुत बिजी होते हैं, सब बच्चे अपने अपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो किसी ने देखा कि एक ड्रोन आ रहा है रोज इसी टाइम पे और वो मॉनिटरिंग कर रहा है आश्रम की। तो हमने क्या किया, फिर हमने उसको कॉम्बैट करने के लिए हमने सरफेस पे उसको शूट करने का एक सिस्टम लगाया, तो दैट विल बी सरफेस टू एयर लॉन्च। ऐसे ही आपका सरफेस कोस्ट टू सी मिसाइल, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। अब यहाँ पर जो हमारा सरफेस है वो एक कोस्ट है, ठीक है, और
सी यानी टारगेट जो है वो हमारे समुद्र के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे सबमरीन हो सकती हैं जो अगर दूसरे देश की किसी की हमारी सीमाओं के अंदर आ गई है, ठीक। फिर एयर टू एयर मिसाइल, इजी है, किसी एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट पे कुछ शूट करना है। फिर एयर टू सरफेस यानी एयर पे है सोर्स और जो कुछ टारगेट है वो प्रॉब्लम हो रहा जमीन पे है। सी टू ऐसा सी हो रहा मिसाइल यानी है, सबमरीन टू सबमरीन अगर वॉर चल अभी रहा है। तक नहीं सर। सी टू सरफेस ये भी पॉसिबल है, समुद्र में से मारी गई, ठीक है। अभी तुम लोगों ने वो देखी मूवी छावा, छावा में वो लोग निकल के आते हैं, वैसे तो वो खुद पूरे के पूरे निकल ये के आ जाते हैं, बट तो वो पॉसिबल है कि इधर पानी के लेना अंदर से पड़ेगा, वो लोग अटैक कर रहे हैं सरफेस पे, ठीक ये है। भी नहीं हो रहा है। और है फिर लास्ट में एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल का मतलब है इसके नॉर्मल कि कुछ डेडिकेटेड मिसाइल्स होती नहीं हैं है। जो पूरे के पूरे टैंक उड़ा देती है। ये डेडिकेटेडली उन्हीं के लिए बनाई जाती है, टैंक्स के लिए, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। लॉन्च मोड समझ आया, ट्रैजेक्टरी मोड समझ आया, लॉन्च मोड समझ आया। अब तीसरा है रेंज। रेंज में हमारा सिर्फ इतना है कि वो कितनी दूरी तक जा सकती है, ट्रैजेक्टरी में कितनी ऊंचाई से जा सकती है, लॉन्च मोड में कहां से कहां जाएगी, मतलब किस सरफेस से किस सरफेस पे जा सकती है, और रेंज का मतलब कितनी दूरी वो कर सकती है। ऐसे ही अगर समझा जाए तो शॉर्ट रेंज, और फिर यहाँ पे जो ये इंटरकॉन्टिनेंटल है ये सबसे ज्यादा दूरी तक जा सकती है, ठीक। और फिर प्रोपल्शन के बेसिस पे ये तो हमने रॉकेट्स भी पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, हाइब्रिड, रैमजेट, स्क्रैमजेट, क्रायोजेनिक, सेमी क्रायोजेनिक, अब तो बहुत सारे होंगे। हाइब्रिड है तो इसमें तो कुछ भी मिक्स हो सकता है, ठीक। फिर वॉरहेड की कन्वेंशनल है या स्ट्रेटेजिक है। कन्वेंशनल और अभी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम इसमें मतलब इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्ट्रेटेजिक में आजकल जैसे पूरे के पूरे जीपीएस सिस्टम आप मिसाइल्स में सेट कर सकते हो कि कहाँ जाना है, किस जगह पे टारगेट है। गाइडेड मिसाइल्स भी होती हैं, ठीक है, गाइडेड अनगाइडेड। हाँ उसी पे ही आते हैं नेक्स्ट, जो ये आपका लिखा हुआ है गाइडेड सिस्टम, देख पा रहे हैं? थोड़ा और डायरेक्ट घुमाओ उसको। सिस्टम कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए ये गाइडेंस सिस्टम मुझे में ऐसे आप लोग पढ़ के यहाँ समझ से पा रहे होंगे। एक तो वायर गाइडेंस, अच्छा वायर गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि वो जहां तक जाएगी वहां से वहां तक एक तार बिछ जाएगा, नहीं नहीं। उसके स्ट्रक्चर में ये एक वायर होता है जिसके बेसिस पे हम लोग जहां से उसको शूट किया है उससे उसकी ये पता चलता है कहाँ तक जा पा रही है कहाँ तक नहीं जा पा रही। मैम किसी ने मतलब स्क्रीन शेयर किया था, मेरे को नहीं दिख रहा है, मतलब वो हो गया बंद? हाँ हाँ बंद हो गया। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। फिर है हमारा कमांड गाइडेंस, यानी हम लोगों ने कमांड दे दी, ठीक है। कुछ कुछ आप लोग टर्म्स देखोगे कि शूट एंड फॉरगेट, मतलब उसमें खुद में ही पूरा नेविगेशन सिस्टम है। आपने एक बार उसको लॉन्च कर दिया फिर उसके बाद भूल जाओ, वो वहीं जाएगा जहां आपने उसको भेजा है उस मिसाइल पे, ठीक। फिर ऐसी टेरेन कंपैरिजन गाइडेंस, उसमें होता है कि कहाँ पे किस टेरेन पे जाना है। वो अपना मैप, एक मैप हमारे पास मिसाइल में होता है और एक मैप जो टेरेन उसको दिख रहा होता है, तो वो उसको मैच करती है कि हाँ यही टेरेन है जो मेरे पे फीड की गई है, यहीं पे मेरे को ब्लास्ट होना है। फिर इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम होता है, ये आजकल भी जो एक नई लॉन्च हुई है उसमें भी इनर्शियल गाइडेंस ही होगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक जीपीएस के टाइप होता है, यहाँ पर आप टर्म देख पा रहे हैं, इनर्शियल गाइडेंस। फिर बीम राइडर जिसमें हम लोग रडार वगैरह आ जाते हैं, लेजर गाइडेंस, आरएफ एंड जीपीएस रेफरेंस, ये सारी ही गाइडिंग सिस्टम्स है, कैसे कैसे एक मिसाइल गाइड होगी जो भी हमारा टारगेट है उसकी तरफ, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इसी चार्ट पे से समझ आ जाएंगे अगर आपको आपने इसके एग्जांपल्स और देख लिए। तेजस्विनी वेंकटेश, ये कौन है बेटा? आप शायद मतलब आपको पता नहीं चल पा रहा शायद, पर आप स्क्रीन शेयर, मतलब मेरे को दिख नहीं रहा, बस एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि स्क्रीन शेयर शुरू हुई है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर आपका डिवाइस हैंग हो गया बाई चांस तो आप एक बार रीजॉइन कर लीजिए, ठीक है। इतना समझ आया सभी को? रोशनी, शिवम, मयूरी, यस मैम। उज्जवल, पंकज, आप ही लोग पढ़ते हो मुझे ऐसा लगता है कुछ, बाकी के कैमराज ऑफ है। इनर्शियल गाइडेंस, इनर्शियल गाइडेंस क्या होता है? एक जीपीएस सिस्टम ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करता है वो,
बस इतना ही। ठीक है, अब बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा। बैलिस्टिक कौन सी बताई मैंने? ट्रैजेक्टरी जिसका ट्रैजेक्टरी ज्यादा होता है, वो अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर निकलती है और फिर वापस अंदर आती है। और क्रूज मिसाइल जो अंदर ही अंदर रहती है अर्थ एटमॉस्फेयर के। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक करके डिफरेंस समझते हैं। प्रोपेल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर लॉन्च, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए इसको धक्के की जरूरत होती है, उसके बाद खुद से ही अपना रास्ता चुन लेती है, पूरा इसको ट्रेजेक्टरी पता होता है। पर क्रूज मिसाइल को एंड तक, अपने ब्लास्ट होने तक इसको प्रोपेलिंग सिस्टम चाहिए होता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है सिमिलर टू रॉकेट होती है, और जो क्रूज मिसाइल होती है वो समवेट सिमिलर टू जेट होती है, एयर ब्रीदिंग होती है। एयर ब्रीदिंग का मतलब जेट एयर ब्रीदिंग और नॉन एयर ब्रीदिंग पढ़ा था ना स्पेस टेक में। एयर ब्रीदिंग क्या होता है बच्चों? पंकज बताओ, चलो बता दो इन सबको। एयर ब्रीदिंग में जो ऑक्सीजन होता है वो एयर से ही लेते हैं। हाँ, जो रॉकेट्स एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन लेके काम करते हैं, इससे यही पता चल रहा है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे क्योंकि स्पेस में इतनी ऑक्सीजन होती नहीं। ठीक है, इसलिए क्रूज वाली वो एयर ब्रीदिंग होती है हमारी। फिर लॉन्ग रेंज होती है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल, पहले लीव करती हैं अर्थ एटमॉस्फेयर को और फिर री एंटर करती हैं। लिखा हुआ है वही पॉइंट जो मैंने बोला था। हाँ, ठीक है, भूल गया। ये साइड पैनल कैसे बंद होता है, किसी को पता है क्या? तो ब्राउजर में खुल गया है। ओके, हो गया। मैम मैम बैलिस्टिक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक सेम ही होता है या दूसरा होता है? सॉरी, बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सेम होता है या दूसरा दूसरा होता है मैम? नहीं नहीं नहीं, वो इंटरकॉन्टिनेंटल। अब देखो एक बात सुनो, हाँ। अगर हमें किसी मिसाइल को इंटरकॉन्टिनेंटल भेजना है तो वो ऑब्वियसली बैलिस्टिक ही होगी क्योंकि उसका ट्रेजेक्टरी हाई है। वो तो मतलब स्पेस सॉरी डिस्टेंस और उसकी ट्रेजेक्टरी वो इक्वली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए वो लिखा हुआ है कि इंटरकॉन्टिनेंटल जो है वो बैलिस्टिक है। बात दोनों अलग है, पर अगर हमें इंटरकॉन्टिनेंटल जाना है तो हमें बैलिस्टिक यूज करनी पड़ेगी क्योंकि वही लॉन्ग ऊंचा ट्रेजेक्टरी पाथ लेके दूर तक जा पाएगी। ठीक है मैम, इंडिया के पास तो प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स नहीं है। हाँ, इंडिया के पास तो प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स नहीं है। नहीं नहीं है, बट मतलब एकदम एक्यूरेट प्रिसाइज मतलब जो हाँ है। नहीं नहीं नहीं, एक्यूरेट प्रिसाइज की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ बेटरमेंट। मतलब रिसेंटली जैसे इजराइल ने खुद का जो मिसाइल सिस्टम है इतना अच्छा कर लिया कि वो प्रिसिजन गाइडेड ही है। मतलब जो रिसेंटली इंडिया को भी मतलब ऐसा सुनने के लिए मिला था कि लाइक दे विल सेंड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स। मतलब जो मतलब नहीं, वो बात सही कह रहे हो। हम लोग अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पर हमारे पास अभी एक जो मैंने बताया ना कि आईजीडीएमपी के बाद एक जो नया जनरेशन अनाउंसमेंट हुआ है उसमें यही सब है कि वो कितना प्रिसाइज होगा, उसमें गाइडेड सिस्टम अच्छे से होगा, तो वो सब है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं उसको आगे। ओके मैम। वापस इस पे आ जाओ, डिफरेंस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो सब। ठीक है, कहाँ तक आ गए थे हम? ये जो क्रूज मिसाइल है ये हमारी ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, इसका जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है इसका थोड़ा सा लो प्रिसीजन होता है। यहाँ पर रेंज हमारी होती है 300 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक, और क्रूज मिसाइल की होती है 500 किलोमीटर तक की रेंज। ठीक है, यहाँ पर इसके इनिशियल ट्रेजेक्टरी के बाद, यानी कि जब मैंने इसका, अगर ये पूरा एक पाथ है, ठीक है, इसके इनिशियल ट्रेजेक्टरी के बाद इसको फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
और हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि ये जो है क्रूज मिसाइल को एंड तक फ्यूल की जरूरत होती है। ये हैवी पेलोड कैरी कर सकता है, ये नहीं कर सकता, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, और ये रहे एग्जांपल्स। ये जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये पृथ्वी रेंज, अग्नि रेंज और धनुष। और ये जो है हमारी क्रूज मिसाइल जो है वो है ब्रह्मोस मिसाइल्स। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल्स हमारी प्रिसाइज बहुत है, जैसे कि अभी एक बच्चे ने एग्जांपल भी लिखा था। ठीक है, तो गाइडेड में हमारी ब्रह्मोस आ जाती है। बाकी मैं एक बार कंफर्म करके बताऊंगी गाइडेड प्लीज। ब्रह्मोस इंडिया रशिया। अब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना पूरा लॉन्च मोड, ये वही पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, इसको आप रीड करें ना, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया चार्ट से, वो लिखा हुआ है बस एक्सप्लेनेशन सारे का। और ये कुछ अब एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमारे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के। ठीक है, एग्जांपल्स एज इट इज लिखकर स्टेटमेंट वाइज या फिर लिखकर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हमारे पास जो पूरी अग्नि रेंज है हमारी, ये है हमारी सरफेस टू सरफेस। अब इसमें से कुछ ये मोस्टली बैलिस्टिक ही है। ठीक है, और फिर पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 जिसको हम धनुष बोलते हैं। जो धनुष है वो हमारी, यहाँ पे देखो साइड में लिखा हुआ है की फीचर क्या है, नेवल वेरिएंट लॉन्च फ्रॉम शिप्स। धनुष जो है हम लोग शिप से लॉन्च कर रहे हैं, यानी सरफेस क्या हो गया, सी। क्लियर है, शिप से लॉन्च करना है, शिप्स तो सी में ही होंगे ना बच्चों, साथ साथ चल रहे हो ना तुम लोग। Yes. चलो नेक्स्ट है सरफेस टू एयर मिसाइल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। सरफेस टू एयर, तो आकाश, आकाश एनजी, क्विक रिएक्शन सैम और बैरक 8। ये हमारी इजराइल के साथ मिलकर बना रहे हैं बैरक 8। ठीक, फिर एयर टू एयर में हमारे पास अस्त्र। अस्त्र और शस्त्र में डिफरेंस पता है तुम लोगों को? अस्त्र वो वेपन्स होते हैं जिन्हें फेंक के मारते हैं हम लोग, जैसे भाले वगैरह वॉर में। ठीक है, और शस्त्र वो होता है जैसे तलवार जो हमारे हाथ में ही रहती है और फिर हम उसको मारते हैं शत्रु को। ठीक है, तो अस्त्र, इसलिए एयर टू एयर मिसाइल का नाम हमने अस्त्र लिखा है, जिसको हम हवा में ही यूज करते हैं। ऐसे याद रख पाओगे? बोलो। Yes, ma'am. सब कुछ देखना पड़ता है। हाँ, ब्रह्मास्त्र, सही बात है। अस्त्र MK1, अस्त्र MK2, MK3 ये अंडर डेवलपमेंट है हमारी। ठीक है, फिर हमारी क्रूज मिसाइल्स आ जाती हैं। ब्रह्मोस, ये रशिया के संग बना रहे हैं हम लोग, निर्भय है। और ITCM इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, ये निर्भय के ही अंडर प्रोजेक्ट में आ रही है। जो मैं बोल रही हूँ दिखता जा रहा है ना स्क्रीन पे, मैं मार्क नहीं कर रही हूँ कि करके। फिर हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अग्नि सीरीज है, दोबारा से पृथ्वी सीरीज है, शौर्य है, K-15 सागरिका है, ये सबमरीन की है। सागरिका, सागरिका नाम से पता चला है सागर। ठीक, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्टरी लेगी तो वो समुद्र के नीचे कैसा ट्रेजेक्टरी लेगी, ऐसा या ऐसा? अपवर्ड्स ट्रेजेक्टरी लेगी या डाउनवर्ड्स ट्रेजेक्टरी लेगी? अच्छा आप बताओ। Downwards. डाउनवर्ड। अगर C टू C है तो डाउनवर्ड्स, अगर C टू सरफेस है तो अपवर्ड्स ऑब्वियसली। ठीक है ना, सबमरीन से भी शूट करा जा सकता है, टुक्कर तो कैसे भी हो सकता है। ये कुछ हमारी क्रूज मिसाइल्स हैं। ठीक है, आई थिंक कुछ हमारे रिपीट हो रहे हैं एग्जांपल्स, देख लेना एक बार, पर है ठीक सारे। ये मैं एक बार ठीक डाल के लाई हूँ, पिछली बार गड़बड़ हो गई थी। ये हमारी कुछ डिफेंस मिसाइल्स हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, ठीक, और एडवांस्ड एयर डिफेंस। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक। तो एक्सो एटमॉस्फेरिक का मतलब बैलिस्टिक, सॉरी एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। हाँ वही तो, एक सेकेंड, पर बैलिस्टिक तो एटमॉस, हाँ सही तो है, एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी पर एंटी, हाँ नहीं 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 नहीं, ये एक बार देखो एंटी बैलिस्टिक क्या है।
एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक, ये कंफ्यूजिंग हो गया भाई। एक बार चेक करो बच्चों ये क्या है एंटी बैलिस्टिक, कोई चेक करके प्लीज बता दो मेरे को। शायद गलती हो गई। मैंने अगर ये स्लाइड छेड़ी तो फिर इसको ओपन करने में टाइम लगेगा। अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे दिखा रहा हूँ। अगेंस्ट बैलिस्टिक। एक सेकंड, ओके। कोई बैलिस्टिक मिसाइल को अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है तो वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होगा। मैं भी कंफ्यूज हो गई, ठीक है, मेरे दिमाग में था, पर ठीक है, लंच टाइम के बाद की क्लास है, मेरे को भी असर हो रहा है शायद थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एंटी बैलिस्टिक, बच्चों ये याद रखना, एंटी बैलिस्टिक का मतलब ये नहीं है कि वो मिसाइल बैलिस्टिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सामने से बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है उसको ये शूट कर सकती है, उस पर अटैक कर सकती है। और एक्सो एटमॉस्फेरिक का मतलब कि बाहर जा रही है अर्थ एटमॉस्फेयर से, यानी एक्सो एटमॉस्फेरिक का मतलब हो गया बैलिस्टिक, और एंटी बैलिस्टिक का मतलब यानी जो पृथ्वी एयर डिफेंस है, ये ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल को अटैक कर सकती है। अब समझ आया? ठीक, ऐसे ही हमारी एंडो जो लास्ट वाली है एडवांस एयर डिफेंस, ये एंडो एटमॉस्फेरिक यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर को एग्जिट नहीं करेगी पर अटैक करेगी बैलिस्टिक मिसाइल पे, है ना? अब समझ आ गया? थैंक यू सुमेधा। चलो अब ये है हमारी कुछ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, अश्विन, सागरिका K-15, K-4, K-5। ये सब आपको एक बार नाम पढ़ लेना है, कुछ तो मैच ही कर जाएंगे, पर जैसे आकाश वाली है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। आकाश वाली तुम्हें लगेगा कि वो एयर टू एयर मिसाइल है, जबकि वो है सरफेस टू एयर मिसाइल, और अस्त्र वाली है हमारी एयर टू एयर मिसाइल। ठीक, जहां पे मेरे को ऐसा लगेगा कि नाम से नहीं याद हो पा रहा है वहां पे मैं मेंशन कर दूंगी, ये बात ध्यान रखना। अब ये है हमारी एंटी टैंक मिसाइल, जो हमारी पर्टिकुलरली डिजाइन होती है किसी ना किसी टैंक को या किसी न किसी ऐसे फाइटर वाले, जो हमारे मोस्टली तो टैंक्स ही, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अमोघ है। अब देखो एंटी टैंक का मतलब ये नहीं कि उसमें टैंक नहीं है, एंटी टैंक का मतलब उस टैंक को डिस्ट्रॉय करने वाली, ठीक है। अब याद रखना, नाग है और हेलिना है, और फिर ये है हमारी लास्ट अश्विन बैलिस्टिक डिफेंस ए। स्पीड वगैरह इतना ध्यान मत देना। चलो भाई आंसर करो। सॉन्ग से देख, तेजस्विनी ने लिखा ब्रह्मोस मिसाइल हमारे यहाँ बन रही है, तो मैं डर गई कि हमारे यहाँ बन रही है क्या मतलब है। इंडिया लिख दो भाई। चलो भाई आंसर करो, कैसे सो गए सब? अच्छा ठीक है, अभी मैं मानती हूँ तुम लोगों ने एग्जांपल्स याद नहीं होंगे एकदम से, पर गेस कर लो। चलो जयश्री, तेजस्विनी, इन दोनों का आंसर आ गया। इधर सुमेधा का आ गया, पूजा जी का आ गया, मयूरी, मनन, पंकज। मयूरी और श्वेता, सिर्फ आप दोनों का आंसर गलत है। ऑप्शन बाकी सबका ठीक है। नन, ना ही स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। अरे बातें रही ना ही, क्या एग्जाम्पल मुझे बताओ। हाँ हाँ, अच्छा कर लो डिस्कस। हमारा दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है, ठीक है। अब रीड करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स। यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को तो सिर्फ इनिशिएशन चाहिए होता है, खुद से पूरा ट्रेजेक्टरी होता है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कॉमा से पहले तक ही फॉल्स हो गया। दूसरा, अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल while BrahMos is a solid propelled intercontinental ballistic missile। BrahMos हमने पढ़ लिया था कि वो बैलिस्टिक नहीं है, शॉर्ट रेंज
क्रूज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस होगी, क्योंकि उसकी प्रिसीजन ज्यादा है, हमने ये पढ़ा था। ब्रह्मोस की प्रिसीजन ज्यादा है, प्रिसीजन ज्यादा किसकी होती है? क्रूज मिसाइल की, बैलिस्टिक की नहीं। तो दोनों ही गलत हो गए। बाय चांस अग्नि 5 नहीं जाना रहा, वो दोनों ही एग्जांपल ऐसे देंगे कि उनमें से कुछ भी क्लिक कर जाएगा तो एंड लगा के पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। मतलब मैं बुलियन की बात कर रही हूँ। हाँ बताओ कैसे याद किया? अरे ये क्लास की बात बताना है एग्जाम्पल। मुझे लगा कोई ऐसा टेक्निक बताइए कि मैं बच्चों से भी शेयर करूंगी याद करने का। बस बेटा ठीक है, जिसका आंसर 1 था उनको क्लियर हो गया कैसे स्टेटमेंट 4 है आंसर? ओके चलो उसका देखो। ये 2014 का क्वेश्चन। हो सकता है तुम्हें बाकी 2 स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं पता हो, ठीक है, पर ये जो हमारी अग्नि पृथ्वी मतलब लास्ट में मैंने उन मिसाइल्स के नाम लिखा हुआ है जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा तुम लोग पढ़ लेना। कर लो तुम, सही मैं बताऊंगी कौन सा है। One it's about 7,500 किलोमीटर अवे। एक बात बताओ, अग्नि क्या है हमारी? बैलिस्टिक है या क्रूज है? बैलिस्टिक। मैम 3 sorry 2 and 3 its answer is 2. Sorry मैम wrong है आंसर। ठीक है बैलिस्टिक है अग्नि थोड़ी। पर आंसर इसका 1 है। आंसर 1। ठीक है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं होता है हमारी अग्नि वाली का। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगी। अग्नि पृथ्वी और जो भी हमारी आईजीडीएमपी के अंडर आ रही हैं उनके बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, बस उन 5 के बारे में। उन पे क्वेश्चन आ सकता है, बाकी ज्यादातर हमारा अग्नि पे आ रखा है, आईजीडीएमपी पे हमारी कौन कौन सी है वो आ रखे, और सर्फ ये जो लॉन्च मोड है इन पे क्वेश्चन आएगा। पर मैं इसके बारे में थोड़ा ऐड कर दूंगी। आंसर इज 1। इसमें तीनों स्टेटमेंट्स में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ठीक है कि वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ओनली 1। ये चलो अब हमारे आ जाते हैं नेवी पे। ठीक है, अभी तक हमने बात करी सिर्फ मिसाइल्स की, अब हम नेवल प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं। एक सबमरीन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये किसी को पता है? चेंज इन आईएनसी तो उसकी फीचर होता है, प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? किसी ने बोला यहाँ पर डेंसिटी चेंज, रिलेटिव डेंसिटी। वो भी उसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है। उस प्रिंसिपल का नाम क्या था? बायनेंसी यूज होता है, डेंसिटी चेंज यूज होता है। उस प्रिंसिपल का नाम क्या दिया गया है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वेरी गुड, किसने आंसर किया? जश। हाँ, इट इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये तुम लोग फर्स्ट इमेज देखो। जब हमें अपने एयर टैंक को मतलब जब हमें अपनी सबमरीन को ऊपर रखना होता है तब हम यहाँ पर इन वॉल्व से पानी को बाहर कर देते हैं ताकि ये हल्की हो जाए और ऊपर की तरफ फ्लोट कर जाए। और जब हमें इसको अंदर की तरफ डुबाना होता है तब हम इनको इनलेट्स को यहाँ से खोल देते हैं और ये पानी अंदर भरने लग जाता है और ये भारी हो जाती है, इसलिए नीचे की तरफ ट्रेवल करती है। ठीक है, और फिर जब मेंटेन रखना होता है किसी हाइट पे तो उसको उसी हिसाब से निकाल कर बैलेंस करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि सबमरीन में रहना बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। सबमरीन में मतलब जो हाल एस्ट्रोनॉट्स का होता है ना स्पेस में, वही हाल सबमरीन में होता है। हमारा बोन डेंसिटी मास अफेक्ट होने लग जाता है, मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने लग जाती है, क्योंकि आप एक ऐसे लोहे के चैम्बर में होते हो। ठीक है, इसलिए हम मतलब वो जो तुमने अगर सुना हो तो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले सबसे बड़ी सबमरीन यात्रा करी थी, और वहां पे भी जब पूरा वर्ल्ड वॉर चल रहा है जबकि वहां पे सारे ही लॉन्च मोड में पूरे मतलब सी टू सी वॉर भी चल रहा होता था और सी टू कोस्ट वॉर भी चल रहा होता था, तो उसमें बैठ के अपनी बैठे रहते थे मेडिटेशन में सबमरीन में। तो सीरियल हो गया टॉपिक से। तो ये है हमारा, तो
काम किस पे करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बस ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट, काशी मेरा नेक्स्ट सुनते ही नेक्स्ट स्लाइड कर दो। ठीक है, यूरेका, मेरे को नहीं क्लिक हो रहा। यूरेका क्या है बच्चों, किसी ने सुना है? मुझे ऐसा क्यों क्लिक नहीं हो रहा है कुछ? चलो अब हम टाइप्स ऑफ सबमरीन पढ़ते हैं, वो बाद में डिस्कस करते हैं यूरेका। टाइप्स ऑफ सबमरीन हमारे पास 3 टाइप की होती है। डिजिटल, सॉरी डिजिटल करो, क्या यही था यूरेका? गुड। तो सबसे पहले हमारे पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, फिर है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन और न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ठीक है, ये हमारी 3 टाइप की सबमरीन है बच्चों। उनके बारे में एक बार, मैंने कभी इन पे क्वेश्चन नहीं देखा, पर एग्जाम्पल के तौर पे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, चार्ज बाय डीजल इंजन टू मूव, दीज इंजन रिक्वायर एयर एंड फ्यूल टू ऑपरेट, यानी कि रीसरफेस होना पड़ता है बार बार। इस वाली मिसाइल को बार बार ऊपर आना पड़ता है सरफेस के, मतलब पानी से। ठीक है, फिर इसमें हमारी 4 क्लासेस है। 4R शीशुमर क्लास है हमारी, और 8 है किलो क्लास और सिंधु घोष क्लास। ठीक है, ये अलग अलग क्लासेस हैं कुछ, सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखो, इनमें डीप में नहीं जाना बिल्कुल भी, क्योंकि आज तक तो क्वेश्चन देखा नहीं मैंने इसमें। फिर 3R कैलवरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन P-75। फिर हमारी आ जाती है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक, उसमें यहाँ पर हमारा अंडर वाटर रह सकती है इनडेफिनिट टाइम के लिए, ऑलमोस्ट इनडेफिनिट, मतलब प्रॉपरली एकदम आइडल सिचुएशन तो नहीं होती किसी भी सबमरीन की, पर ये ज्यादातर टाइम के लिए पानी के अंदर रह सकती है। Endurance is limited only by food supplies for the crew. They are equipped with range of tactical weapons such as torpedoes, anti-ship cruise missiles and land attack cruise missiles. इसमें सारी लग सकती हैं। सामान में हम सिर्फ खाना रख सकते हैं जितना क्रू है उसके हिसाब से। India is among 6 nations that have nuclear powered attack submarine. इसकी जो फुल फॉर्म है, इससे इसका नाम बिल्कुल भी वो नहीं हो पा रहा है मैच। ठीक है, SSN है फुल फॉर्म, पर नाम इसका कुछ और है। ठीक, US, UK, रशिया, फ्रांस, चाइना, इनके बाद हम लोग छठे हैं। नहीं, अमंग द 6, मतलब ऐसा नहीं, ये क्रोनोलॉजी नहीं बता रहे, बट दीज आर द 6 कंट्रीज हैविंग SSN। ओके, देन इंडिया के पास कौन कौन सी है SSN? INS चक्रा 2 और SSN सबमरीन, ये रशिया से ली गई थी 2022। ठीक, फिर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है हमारे पास, जो बहुत स्लो मूव करती हैं, स्लो मूविंग बॉम्बर इन्हें कहा जाता है, और लॉन्च प्लेटफॉर्म की तरह भी यूज होती है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ये बात। द अरिहंत एंड 3 more SSBNs अंडर कंस्ट्रक्शन आर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ये अभी हमारा बन रहा है। अरिहंत और SSB, 3 और SSBN हमारी प्लानिंग में चल रही है। ठीक है जी, ये 3 टाइप की सबमरीन होती है आपकी। एखनो फैसा थानांगोन ना हाँ, सबमरीन पूरी की पूरी कैसे उड़ जाएगी? सबमरीन के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया कि मिसाइल्स जो होती है वो टैंक, एयरक्राफ्ट और सबमरीन या शिप्स के ऊपर लोडेड होती है। पूरी की पूरी सबमरीन कैसे उड़ा दोगी? मतलब 9 मिनट्स नहीं, हाँ वो तो है, वो बैलिस्टिक मिसाइल ही है, पर वो लोडेड ऑन दैट सबमरीन है। देखा, रुको मैं बता, ये सबमरीन ये दिख रही है एंड में। ठीक है,
इस पे मैंने वो मिसाइल लगा दी, मेरी बैलिस्टिक, ठीक है। अभी अंडर द सरफेस है, इसको बैलिस्टिकली लॉन्च करना है मुझे एक और सबमरीन पे, तो मैं इसको ऐसे लॉन्च करूंगी। और अगर यहाँ सरफेस पे कुछ है बिल्डिंग, तो मैं इसको T2 सरफेस लॉन्च करूंगी, तो ये हो गई बैलिस्टिक। ऐसे इस केस में वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाएगी, ऑब्वियसली वो अंडर द सी रहेगी, है ना। नहीं नहीं नहीं, सबमरीन के केस में तो उल्टा ही हो गया ना केस, वरना तो इतना वो नहीं है हम पे भी। अब हमारे पास इंडिया 30-year मॉडर्नाइजेशन प्लान, ये हमारे पास सबमरीन्स आई मीन नेवी के ही हमारे 2 प्लान्स हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लान चलेगा हमारा ईयर 2000 से 2030, ये लिखते रहना, ये मैंने लिखा नहीं है। ये जो हमारे प्लान्स हैं ये हैं 30-year प्लान्स फॉर 2020 till 2030, ठीक। फॉर इंडियन सब कंस्ट्रक्शन approved by the cabinet committee on security in 19 ये 2000 है बच्चों, ठीक है, 1999 में कैबिनेट कमिटी ने इसे निकाला 30 साल का प्लान कि हम इन 30 सालों में 6 सबमरीन बनाएंगे इंडिया की, ठीक है। पार्टनरशिप चाहे हमें लेनी पड़े बाहर से, पर अब इंडिजिनियसली पूरी की पूरी बनाएंगे। इसके अंदर 2 प्रोजेक्ट है, P75 और P75I। तो जो P75 है उसके अंदर 6 चीजें बन रही हैं, 3 कैलवरी क्लास स्कॉर्पियन बन चुकी हैं और 3 बाकी हैं। इसके अंदर 3 अरे मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पर, कैलवरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन, इसमें 3 बन गई हैं और 3 बाकी हैं, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट 75I है ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है और इसमें हम लोग 6 चीजें बनाएंगे। अच्छा, ये जो INS तलावरी है ये एक 2017 में बनी थी, फिर INS खंडेरी बनी थी 2019 में, और फिर INS करांज, मैं लिख देती हूँ बाई चांस आ गया तो, अब नजर पड़ गई है तो। ये लिखते जाओ सुन। अब जो बची है इस वाले में, उसका नाम है INS वेला, वगीर और वागशीर, ये 3 बाकी है बनने। आ गई, कौन सी वाली है? लॉन्च हो गई या उसमें कुछ अपडेट हुआ है बनने में? एक बार कंफर्म करके बताओ। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो हम, एक स्टूडेंट बता रही है कि इनमें से कोई एक आ गई है, हम कंफर्म कर लेंगे कि वो पूरी की पूरी लॉन्च हो गई है, उसमें कुछ अपडेशन हुआ है। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये भी न्यूज आती है कि सपोज हम कोई हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत टाइम से बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी न्यूज बन जाती है कि हम इस पर्टिकुलर सबमरीन का ही बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी आ जाता है। अगर ऐसे कुछ होता है तो हम बता रहे हैं न्यूज पढ़कर, हाथों हाथ गर्मा गर्म न्यूज परोसी जा रही है आप लोगों को। कौन सी? वागशीर आ गई है किसी ने यहाँ पे बोली, वागशीर आई है अक्टूबर 2024 में या 2025 की न्यूज है, क्योंकि मैंने ढूंढा बहुत, मेरे को ऐसे कुछ नहीं मिला। बेला भी दिखा रहा है मैम 2019। INS वागशीर कमीशन्ड इन जनवरी।
कमीशन भी हुई है, लॉन्च नहीं, मतलब पता नहीं, एक बार देखूंगी मैं खुद से फिर बताऊंगी तुमको। हाँ किसी ने लिखा, मनन ने भी लिखा है यहाँ पर तो। ठीक है देख, अब हमारे पास एक और हमारे पास वेपन होता है जो हमारे सबमरीन्स पे ही लगा होता है, उसको हम बोलते हैं टॉर्पेडोज। ये दिख रहा है फोटोज में? मेरे को लिंक भेज दो, मैं ऐड कर लूंगी। टॉर्पेडोज क्या होते हैं? अंडर वाटर रेंज वेपन लॉन्च अबव और बिलो द वाटर सरफेस, सेल्फ प्रोपेल्ड टुवर्ड्स द टारगेट। ठीक है, और ये एक्सप्लोसिव, इनका जो ये हेड होता है ये एक्सप्लोसिव होता है, मिसाइल की तरह ही होता है, पर इनको बोलते हैं टॉर्पेडोज, और ये स्पेशली सबमरीन के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, ये पोर्शन जो है, ये 3 है हमारे पास, शयना, वरुणास्त्र और आईएनएस अस्त्र धारिणी। आईएनएस अस्त्र धारिणी इनको लॉन्च करने का ये पूरा का पूरा जो शिप है ये है। ठीक है, और ये है हमारे 2 टॉर्पेडोज, डीआरडीओ के साथ मिलके बने हैं ये। जो हमारा शयना है, एडवांस लाइट टॉर्पेडो, टीएएल भी बोलते हैं इसको, इस पे लिखा हुआ है टीएएल। ठीक है, फिर इसका ये फर्स्ट इंडिजीनियस है हमारी लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो। एंटी सबमरीन टॉर्पेडो का मतलब यानी कि ये टॉर्पेडो किसी ना किसी सबमरीन को अटैक कर सकता है। ठीक है, एंटी है उसका। ये बनाया किसने है? नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैब ने और डीआरडीओ ने। नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब डीआरडीओ इसने बनाया है। वरुणास्त्र जो है हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस हैवी वेट शिप लॉन्च, ये जो है सबमरीन लॉन्च, ये है शिप लॉन्च हैवी वेट एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पेडो। दिस वन इज इलेक्ट्रिक। जो मिस हो जाए बता देना बच्चों, ठीक है। और ये भी डीआरडीओ ने ही बनाया है और पूरा का पूरा इंडिजीनियस नहीं है, 95% इंडिजीनियस है। फिर ये जो हम हमारे पास आईएनएस अस्त्र धारिणी, ये भी इंडिजीनियसली डिजाइन बिल्ट टॉर्पेडो लॉन्च। टॉर्पेडो लॉन्च ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा शिप। हाँ, ऊपर वाले 2 टॉर्पेडोज हैं, उसमें भी जो सबसे ऊपर वाला है शयना, वो सबमरीन लॉन्च है और एंटी सबमरीन है। जो नीचे है वरुणास्त्र, वो भी एंटी सबमरीन है पर इलेक्ट्रिक है और शिप लॉन्च है। जो शयना है वो लाइट वेट है और जो वरुणास्त्र है वो हैवी वेट है। और अस्त्र धारिणी तो पता ही लग रहा है अस्त्र धारिणी है वो, तो इस पे मिसाइल, टॉर्पेडोज, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी एक हमारा ये अरेबियन सी में फिट भी कर दिया गया, मतलब पोजीशन कर दिया गया, पाकिस्तान की तरफ मूव कर दिया इसको। अभी आएगा न्यूज में, आगे लिखा है ना, अभी अभी पहलगांव के, हाँ, अरेबियन सी में उसको पोजीशन कर दिया गया है। आईएनएस समथिंग नाम है उसका, और वो मेरे को लगता है वो आ सकता है कुछ, क्योंकि डिफेंस में हमने क्या क्या किया आफ्टर दिस सच अ बिग अटैक। तो हाँ जी, ये सिर्फ पानी नेवी के लिए है टॉर्पेडोज। मिसाइल्स तो हर जगह यूज हो सकती है ना। फिर है हमारे पास फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स, ये भी हमारी अभी नेवी की ही बात चल रही है कि सारी फ्रिगेट्स है लाइट, स्विफ्ट एंड आर्म्ड एप्रोप्रिएटली टू पेट्रोल एंड प्रोटेक्ट लार्जर शिप्स ऑफ द नेवी। ठीक है, कोई हमारा नेवी का शिप अगर फंस गया, देखो ऊपर वाली जो इमेज है वो फ्रिगेट है और नीचे वाली जो है वो डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, तो फ्रिगेट्स क्या होते हैं? सपोज हमारा कोई शिप फंस गया है कहीं पे नेवी का, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर पेट्रोलिंग कर रहे हैं नॉर्मली, इसमें हमारे पास वेपन्स वगैरह होते हैं। लाइट होता है, स्विफ्ट यानी कि इजीली मूव, स्विफ्ट मतलब बहुत जल्दी जल्दी मूव कर सकता है। ठीक है, एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉयर्स आर डिजाइन्ड टू बी बिगर एंड हेवियर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड आल्सो एंगेज इन डायरेक्ट कॉम्बैट एट द सी। ये डायरेक्ट वॉर में यूज हो सकते हैं, इसलिए बहुत हैवी है। इसमें सारे के सारे वेपन्स हैं, पूरी की पूरी, मतलब जितने मर्जी क्रू आ सकता है। इसका साइज और स्ट्रक्चर ही देख के पता चल पा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी बॉडी। ठीक है, देख पा रहे हैं सब स्क्रीन पे? ओके, हमारे जो फ्रिगेट्स हैं, हाँ अच्छा वही बात चल, जो हमारे फ्रिगेट्स हैं वो सबसे ज्यादा दुनिया में चाइना के पास है। ठीक है, 52,
और जो डिस्ट्रॉयर्स है वो दुनिया में सबसे ज्यादा यूएसए के पास है 68। मैं तो ये एक को ही देख के घबरा रही हूँ, 68 है ऐसे यूएस के पास। हाँ क्यों? खतरा उसी से इसलिए तो है सबको क्योंकि उसके पास इतने वेपन्स है। पेट्रोलिंग और कुछ तो वेपन्स हैं उस पे। अगर उसका कोई अच्छा एक बात बताओ, कोई जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है तो वो बचाने के अपने आप को बचाने की वही ना करे तैयारी। अच्छा आयरन ओके। जो इंडिया के पास फ्रिगेट्स हैं इनके नाम लिख लो। शिवालिक, नीलगिरी, तलवार, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। लिख देते हैं, बोलेंगे आज तो ये सब डिक्टेट करने के मोड में आई है। शिवालिक, नीलगिरी, तलवार, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ये सारे हमारे क्या हैं? फ्रिगेट्स इंडिया के पास। और ये डिस्ट्रॉयर्स विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, कोलकाता, दिल्ली, राजपूत। और ये क्लास है, मतलब क्लास इन द सेंस समझ रहे हैं, जैसे अग्नि क्लास, अग्नि सीरीज पूरा था, तो ये सारे भी क्लासेस है। इनके अंदर अंदर कुछ कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह चलता ही रहता है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है अच्छा ये लिखे हुए थे नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से भी पढ़ लेना तुम बेकार में। ठीक है कोई बात नहीं, लिखने से वैसे भी माइंड में ज्यादा वो करता है। जब हम लिख लिख के, अभी तो तुम लोगों के पास टाइम का बहुत कमी बची है, कमी है, टाइम ही नहीं बच रहा है अब तो। पर हम जब लिख लिख के याद करते हैं चीजों को तो वो ज्यादा टाइम तक हमारे ब्रेन में रिटेन करती है। अब हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। सबसे पहले क्या था? फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स। अब ये है एयरक्राफ्ट कैरियर कि जब इमरजेंसी, कभी कभी हमें इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ जाती है, सपोज समुद्र में ही करानी पड़ गई इमरजेंसी लैंडिंग किसी एयरक्राफ्ट, वॉरशिप के एयरक्राफ्ट की, मतलब अगर जरूरत पड़ेगी तो वैसा भी करा देंगे, पर मोस्टली वॉरशिप के एयरक्राफ्ट के लिए है। एयरबेस है पूरा का पूरा, और इसमें मतलब सबके सब, जैसे अगर हमें सपोज हमने एक एयरक्राफ्ट है उस पर 10 मिसाइल लगी थी, उसने 10 मिसाइल फटाफट फटाफट कर दी वॉर के केस में, उसको इमरजेंसी लैंडिंग करते उसमें दोबारा से वो सब, मतलब उसको वहां रख लिया गया। अब उसको वहीं से दोबारा लॉन्च किया जाएगा, और इतने में उसके अगर उसमें दोबारा कुछ आर्म वेपन्स लगाने हैं तो वहीं की वहीं उसको लगा दिया। ये सारे के सारे जो सर्विसेज हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर में अवेलेबल है। और इंडिया में कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर है? विक्रांत, विराट, विक्रमादित्य और विक्रांत नया वाला। एक तो 1961 से 1997 तक था एक विक्रांत, और अब एक अभी चल रहा है 2023 में कमीशन हो गया था। ठीक है जी, 2000 कमीशन एक। अब आ जाते हैं हमारे एयरक्राफ्ट, जो हमारे पास 5 जनरेशन में है। अब आ गए हम हवा में। ठीक है, शुरू हमने कहाँ से किया? पानी से। हो जाएगा। ठीक है ना, नेवी पढ़ा पहले, अब एयरक्राफ्ट के बारे में आ गए। 5 जनरेशन है एयरक्राफ्ट की। फर्स्ट जनरेशन है जेट फाइटर्स जो 1950s तक चले। फिर सेकंड है, मतलब इसमें जो जो भी बेटरमेंट होता गया, जैसे हमने रॉकेट्स का पढ़ा था वैसे ही सिमिलर है। ठीक है, कि गाइडेड है, अनगाइडेड है, प्रोपल्शन कौन सा है, फ्यूल कौन सा है, कितना कैरी कर सकता है, पेलोड कितना है, उसमें जीपीएस कौन सा है। ठीक है, वो एक बार आप लोग रीड कर ले। जैसे थर्ड जनरेशन में, एक सेकेंड,
आप लोग 5 मिनट का ब्रेक देख दो। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी एयरक्राफ्ट की है 5 जनरेशंस। ठीक है, आप इनको एक बार रीड कर लीजिएगा और इसमें नीचे एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मिराज है 3rd जनरेशन का, 2nd का है स्टार फाइटर सुखोई। ठीक है, इसमें ये डिफर कैसे कर रहे हैं क्लास वाइज की, वही जैसे मैंने बताया प्रोपल्शन सिस्टम क्या है, जीप नेविगेशन सिस्टम क्या है, इस सब पर। ये हमारे लिस्ट ऑफ एक्टिव, अगर किसी को देखने हो तो लिस्ट ऑफ एक्टिव इंडियन एयरक्राफ्ट का मैंने लिंक ऐड कर दिया है। अब आते हैं हमारे टैंक्स। टैंक्स यानी अब हम आर्मी पे आ रहे हैं अपनी, जो हमारी थल पे जो हमारी पूरी की पूरी मिलिट्री है। इंडिया के पास कौन से नंबर की सबसे लार्जेस्ट आर्मी है वर्ल्ड में? इंडिया की आर्मी कौन से नंबर पे स्टैंड करती है? 3rd। 3rd, वेरी गुड। किसने बोला? विशाल। एंड विशाल। ओके गुड, 3rd नंबर पे हमारे पास 3rd लार्जेस्ट आर्मी है। ठीक है, अब अच्छा इसके बारे में मैं देखते कुछ बताना होगा तो यहाँ से बताती हूँ। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो है हमारे आर्मी के क्या है? सुप्रीम कमांडर। ठीक है, अब टैंक्स कौन कौन से हमारी जो भी करंटली चल रहा है, इसमें मैंने पूरा ये विकिपीडिया का दे दिया है, पर जो कुछ कॉमन है, मतलब कॉमन इन द सेंस जो लाइमलाइट में रहते हैं, एक है T90M, मैं लिख देती हूँ। T90M भीष्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेन बैटल टैंक, इंडिजीनियसली बिल्ट है। ठीक, फिर है DRDO अर्जुन, MK2। ये भी DRDO ने ही बनाया है, DRDO नाम से इसको पता चल रहा है। और फिर है DRDO टैंक X, इसका नाम है कर्ण। कर्मन एक कर्ण है। ठीक है, ये भीष्म है, ये कर्ण है। और एक है मंत्र। ये है इंडिया का पहला अनमैन्ड टैंक, यानी कि इसमें जरूरी, मतलब देखो क्या होता है ना कि हम लोग जो टैंक्स भेजते हैं, अब एयर में अटैक करना और पानी में अटैक करना फिर भी थोड़ा टफ है। मतलब क्या है ना, जल्दी से गायब हो सकते हैं हम लोग, पर हमारे सरफेस पे बहुत ही, मतलब ऐसा एकदम फेस टू फेस लड़ाई ज्यादा हो जाती है, बहुत जैसे मतलब जो दिख रही है, साफ साफ होती हुई दिख रही है। तो टैंक्स का एक तो सेंसिटिव भी बहुत होता है, और अगर तुम लोगों ने मूवीज देखी हो कि वो जमीन के अंदर वो बिछा देते हैं वो लोग ऐसे सिलिंड्रिकल से, क्या माइंस कुछ और बोलते हैं उनको, जिसपे वो टायर चढ़ता है टैंक का तो वो फट जाता है पूरा टैंक। क्या बोलते हैं उनको? सॉरी, लिख दो कोई चैट में, क्या बोलते हैं उनको? सोचो सोचो, मूवीज में नहीं दिखाते कि वो रेत के नीचे छुपा हुआ होता है? एंटी टैंक माइंस, हाँ ग्रैंड माइंस, हाँ एंटी टैंक माइंस। तो क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा हम लोग अपने आर्मी वाले लोगों को खो देते हैं जो टैंक में लड़ रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, अटैक हो गया टैंक पे, पर उसमें से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो वहीं के दम घुटने से मर जाते हैं, क्योंकि वो इतना भारी होता है। देखा होगा मूवीज में, ऐसे पूरा वो पूरा ऐसे खोल के फिर निकलना होता है, उसमें अंदर भरे होते हैं वो लोग। तो कभी कभी क्या होता है कि जान बच सकती है फिर भी नहीं बच पाती। तो ऐसे केस में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है जिसमें हम लोग बचा सके अपने आर्मी वाले लोगों को। तो ये जो हमारा है ना मंत्र है, ये मंत्र पढ़ेंगे, इसको ही मैं नहीं जान पा रही हूँ अभी, पर इसमें ये हमारा इंडिया का पहला अनमैन्ड टैंक है। और इसमें
सर्वाइलेंस जो होता है वो मंत्र एस नाम से जो होता है, इसके अंदर ही सॉफ्टवेयर होता है मंत्र एस। बस इतना ही, ठीक है। तो ये हमने 4 मेन टैंक्स पढ़े। टैंक्स में और कुछ, अब ज्यादा से ज्यादा इसमें अगर कुछ करंट अफेयर्स में आएगा तो ही क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ड्रोन टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले जो हमारे ड्रोन्स थे वो किस लिए आए थे, बोलो, डिफेंस के लिए आए थे। और इनको बोला जाता है रैप्स, रिमोटली पायलटेड, सॉरी हाँ, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं हम ड्रोन टेक्नोलॉजीज को, रैप्स। बताने वाला नहीं, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। इसमें भी गड़बड़ है नाम में और सिनोनिम में, आई मीन उसमें एक्रोनिम में, ठीक है। अब इसकी कैटेगरीज क्या है, ये साइज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ 30 साइज इसको बांटा गया है नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। तो जो नैनो वाला है ये लेस देन 250 ग्राम है, फिर 250 से अप टिल 2 kg तक हमारा माइक्रो है, 2 kg, और फिर 25 kg तक स्मॉल है, 150 kg तक मीडियम है, और इससे बड़े लार्ज है। और इन सब के लिए लाइसेंस जरूरी है, किसके लिए जरूरी नहीं है, नैनो के लिए। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर ऑल एक्सेप्ट नैनो, ठीक है। वैसे ये 250 ग्राम से हल्का तो हवा से ही उड़ जाएगा कितनी बार, तो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए इसके लिए सोचोगे क्या ही लाइसेंसिंग करें, क्या ही काम करेगा ये। नहीं नहीं, खिलौने वाले बहुत भारी होता है। मैंने एक बार उठाया था, हमारे कॉलेज में था, स्टूडेंट्स बना रहे थे, ड्रोन मेकिंग कंपटीशन था, तो वो सबसे बेकार से सबसे छोटा भी वो इतना भारी था, मेरे को पूरा फोर्स लगाना पड़ रहा था, मतलब कम से कम नहीं तो 3.5 किलो तक का तो था वो उड़ेगा कैसे। वही तो कह रही हूँ। अब ये है हमारी ड्रोन की एप्लीकेशंस। एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में हम लोग सोचते हैं, मतलब मैं कभी कभी ऐसे सोचती थी कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये वाली जो स्पीशी है वो एक्सटेंट हो गई है, और फिर अब पता चलता था कभी कभी कि यहाँ पर एक ऐसा लेपर्ड या लायन देखा गया, तो मुझे ऐसा लगता था क्या लोग जंगलों में घूमते रहते होंगे लायंस को ढूंढने के लिए, और क्या लायन उन्हें मिल जाता होगा तो वो वापस कैसे बताते होंगे। तब मुझे समझ आया कि ये सब ड्रोन से होता है, बहुत बाद में समझ आया, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट की मतलब एक पूरा कवर देखना होता है जब हमें बहुत बड़े लेवल पे, जैसे पूरा का पूरा, जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती है ना, जैसे पीछे गाजियाबाद के पीछे वाले एरिया में पूरा का पूरा गौर सिटी बना हुआ है, तो वो इतना बड़ा एरिया कैसे देखा गया, इतने बड़े एरिया की प्लानिंग कैसे की गई, तो वो सब ड्रोन से। हेल्थ केयर में जैसे आजकल तो वो टेली मेडिसिन हो गया है कि ड्रोन के थ्रू हम लोग मेडिसिन पहुंचाएंगे। एपिडेमिक कंट्रोल भी, जैसे सपोज कोई ऐसी बीमारी फैल गई जो दिख रही है, जैसे सुनामी से जो बीमारी फैल गई है, तो वो हम देखेंगे पानी, वैसे डिजास्टर में ही आ जाता है ये सब, पर हेल्थ के पर्सपेक्टिव में भी आ जाएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट, होमलैंड सिक्योरिटी, ठीक है, सर्विलेंस के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने बता दिया, और माइनिंग के लिए। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे हो कि ऊपर से देख के कैसे पता लग जाएगा माइनिंग का ड्रोन से, तो उसमें जो कैमराज होते हैं फिर उसकी पूरी इमेज प्रोसेसिंग होती है, फिर इमेज प्रोसेसिंग से उस एरिया का पूरा पता लगाया जाता है कि इसके सरफेस में क्या क्या होगा, तो पूरी स्कैनिंग हो पाती है उन इमेजेस का, पूरा इमेज प्रोसेसिंग का, रिमोट सेंसिंग का पूरा यूज होता है। मिलिट्री ड्रोन्स इन इंडिया, अभ्यास घातक एक निशांत होगा इसमें, हाँ ये रहा नीचे निशांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्र है इसमें, हाँ डीआरडीओ नेत्र, ये रहा, ये भी इजी है।
वो इजी मतलब इम्पोर्टेंट। घातक, अभ्यास, निशान, लक्ष्य और नेत्र, इस पे क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, ये नाम पढ़ लेना एक बार, वही वैसे कुछ है कि इनमें से कौन से हमारे ड्रोन मिलिट्री ड्रोन है। ठीक, अब ये जो पूरा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने निकाला था कि हमारे ड्रोन्स को मतलब धीरे धीरे जब पता चला कि भाई ड्रोन्स गलत कामों में यूज हो रहे हैं, प्रिवेसी हैम्पर हो रही है, कोई भी कहीं भी उड़ा रहा है, ठीक है, चोरी चकारी भी होने लग गई थी कुछ चीजों की, कुछ बहुत ज्यादा प्रिवेसी नहीं रह गई थी, तब ये निकले 2021 के हाईलाइट्स में कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन्स के ऊपर क्या रूल्स निकाले। क्या हुआ? हाँ, 3 इडियट्स वाला। ठीक है, अब ये कुछ रूल्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा इनको। जैसे बहुत सिंपल है, जैसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म शॉल बी डेवलप्ड एज अ बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम, नो फ्लाइट परमिशन रिक्वायर्ड अप टू 400 फीट इन ग्रीन जोन्स। ठीक है, एयरपोर्ट पेरीमीटर में आप 8 से 12 किलोमीटर के जो मतलब एयरपोर्ट वाला एरिया उसमें नहीं उड़ा सकते हो ड्रोन, कुछ एरियाज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, नो पायलट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो ड्रोन्स, इनके लिए कोई, जैसे ये ब्लॉगर्स वगैरह जो यूज करते हैं हमारे ड्रोन, इनके लिए कोई हमें पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीजें। Coverage of drones under drone rules 2001 increased from 300 kg to 500 kg. Will cover drone taxis. Okay. No security clearance required before. ठीक है, ये बाकी सारे रूल्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया टेलीमेडिसिन, फूड डिलीवरी में भी कहीं कहीं पे यूज होगा। मैं जापान में यूज हो रहा है फूड डिलीवरी में ड्रोन का। ओके, नहीं, मैंने सुना है कि जोमेटो ने भी शायद किया है अपना पहला फूड डिलीवरी कुछ तो एयर, तो उस सब के लिए हमें हैवी लोड वाले ही चाहिए होंगे जो 500 किलो से ऊपर वाले, क्योंकि वो एयर टैक्सीज की तरह भी यूज होगा कुछ। एयर टैक्सी मतलब पार्सल वाले, ह्यूमन वाले एयर टैक्सी होगा वो भी। अब कुछ डिफेंस डेवलपमेंट में जो जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो, जैसे रडार सिस्टम है। ठीक है, तो हमारे पास 2 रडार है। रडार सबको समझते हैं, रडार क्या होता है, जैसे किसी चीज की डेप्थ नापनी होती है तो हम रडार बीम करते हैं और देखते हैं वो कितनी देर में लौटा वापस, तो उससे फिर हम पता लगाते हैं कि कितना डीप होगा ये एरिया। जैसे माइनिंग में या फिर सबमरीन को अगर किसी एरिया में अंदर नीचे जाना है तो कितना नीचे जाना है, इतना फ्यूल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 2 है, राजेंद्र रडार और एवेक्स। इसकी फुल फॉर्म देखती हूँ एक मिनट। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, कारण नहीं इसको है हम बोलते हैं आई इन द स्काई। सुबह से कल से एवेक्स को एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसकी बात हो रही है। सब साथ साथ चल रहे हैं ना? Yes, ma'am. थैंक यू। जो राजेंद्र रडार है ये भी हमारा डीआरडीओ ने बनाया है, और ये आकाश बैलिस्टिक जो मिसाइल है उस पे यूज हो रहा है। डीआरडीओ आकाश बैलिस्टिक मिसाइल पे यूज हो रहा है राजेंद्र रडार। हाँ हाँ, वही वही। ठीक है, रडार कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है कभी कभी, हम लोग बहुत ना टफ चीजें तैयार करके चले जाते हैं और आ जाता है एकदम इजी। सबमरीन कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रही थी? Archimedes principle. और रडार डॉपलर इफेक्ट। जब हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव में थोड़ा चेंज होता है तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा सोनार टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये भी नेविगेशन, मैपिंग,
यानी कि जो हमारे जितने भी डिफेंस के अभी हमने टेक्नोलॉजीज पढ़ी ना, उसमें कौन कौन सी छोटी मोटी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, संग्रह है, शक्ति है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कहाँ पर है हमारा एनिमी या टारगेट जो भी है, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल या केमिकल वॉरफेयर आ जाता है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर में आ जाता है हमारा कोविड जैसी चीजें, ठीक है, जानबूझ के किया जाता है। कभी कभी क्या किया जाता है, जैसे बहुत पहले होता था कि कहीं हमें पता लगा कि ये आर्मी का बेस कैंप है और ये इस पर्टिकुलर कुएं से पानी पीता है, तो वो उस पूरे के पूरे कुएं में जहर मिला देते थे, ठीक है, ताकि वो पूरे के सारे वहीं से मर जाए। या फिर अगर उनको पता है कि ये इस पर्टिकुलर जगह में जाते ही जाते हैं रोज, उनकी जो एयर फेंस जो उनकी फेंसिंग है, ठीक है, सपोज कोई डोर खुलता है तो वो उस डोर में करंट पास कर देंगे। तो ऐसी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू ये वॉरफेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, बायोलॉजिकल, केमिकल, है ना। बायोलॉजिकल वॉरफेयर को जर्म वॉरफेयर भी बोलते हैं हम लोग, या कोई बैक्टीरिया डाल दिया, वायरस, इंसेक्ट, ऐसा कुछ डाल दिया जो लार्ज पॉपुलेशन को इफेक्ट कर पाए। बस। और क्या है, बॉम्ब्स। हाँ, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉम्ब्स। एक तो न्यूक्लियर पे तो हमारा पूरा टॉपिक ही रहेगा अभी। अगर एनर्जी के टर्म से बात करें या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो इस पे बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं अगर एनर्जी में देखे जाए तो, ठीक है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जिसमें फ्यूजन और फिजन पे काम होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, थर्मोबैरिक बॉम्ब्स हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन यूज करते हैं। थर्मोबैरिक बॉम्ब्स होते हैं वो ऑक्सीजन यूज करते हैं एटमॉस्फेयर की। फिर क्लस्टर म्यूनिशंस, ये बस नाम देख लो किस किस तरह के बॉम्ब्स होते हैं, इनमें बिल्कुल डीप में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक बॉम्ब होते हैं। इतने गहरे जो बर्न्स होते हैं, एक तो मतलब इंसान मर ही जाता है, पर अगर बर्न्स भी होते हैं ना तो वो सबसे घातक, बिल्कुल 3rd डिग्री बर्न्स देते हैं वाला। इजराइल जो गाजा स्ट्रिप पे यूज किया था वो व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स ही यूज किया था, ठीक है। हाँ, बहुत बारबरिक। चलो, अभी ये जो एक टर्म है लिखी हुई, कार्बन बॉम्ब, ये कौन बताएगा ये क्या है? कोई गेस कर सकता है? बिना गूगल करे बताना। रोशनी याद है? और कौन था? शिवम याद है? मिलो तुम लोग मिलो, हमने पढ़ा था ये पिछली बार। कार्बन बम होता है जैसे हम लोग ओवर द टाइम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो इसका जो लॉन्ग रन इफेक्ट होगा वो एक कार्बन बॉम्ब की तरह यूज होगा हमारे ऊपर ही। जैसे बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है, हम लोग सांस की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। तो ये सब मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल बॉम्ब बट विच विल वर्क इन लॉन्ग रन, ठीक है। जो हमारे ह्यूमन मेड बॉम्ब भी है एक तरीके से, जो हमारी हरकतें हैं, जो अपने एनवायरमेंट को हम लोग खराब कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, तो इसके लिए एक बनाया गया था लिंगो प्रोजेक्ट लिंगो, ठीक है। प्रोजेक्ट लिंगो का मतलब है लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव। अब याद आया कुछ जो पिछले साल भी थे बच्चे? लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव, लिंगो, यानी कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको अभी रहने दो आगे की जनरेशंस के लिए, उनको अब और मत खोदो, उनके ऑल्टरनेटिव्स निकालो, ठीक है जी। ये बॉम्ब से बिल्कुल अलग था पर है इसी के साथ, कार्बन बॉम्ब। अब नाम से पढ़ के तुम लोगों को लगेगा न्यूक्लियर बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, थर्मोबैरिक बॉम्ब है, तो कार्बन बॉम्ब भी कुछ होगा, पर कार्बन बॉम्ब बिल्कुल अलग ही है, एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, वो बात कर रहा है एनवायरनमेंट की, ठीक है।
चलो अब करंट अफेयर्स। हमारा जो बजट था इस साल का डिफेंस का, वो देखा गया 23,622 करोड़, ठीक है, और ये 12% बढ़ाया गया पिछले सेशन से। और हम लोगों ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करी हैं ब्रह्मोस मिसाइल्स, ड्रोन्स और रडार सिस्टम्स, ठीक है, ये 3 चीजें हमने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करी। डिफेंस का बजट 25-26 का है 6.8 लाख करोड़, 9.5 इंक्रीज हुआ है इस साल भी, ठीक है। ज्यादातर इसका सैलरी पेंशन में जाएगा, पर रिसर्च में भी यूज होगा, न्यू टेक्नोलॉजी में भी यूज होगा। जो पूरा का पूरा बजट है, मतलब वो ओवरऑल जिसमें सैलरीज वगैरह सब है, ये नहीं कि हम बस बना रहे हैं उससे, वो सबका सब है, पूरा डिफेंस बजट है ये, ठीक है। फिर मेजर डिफेंस डील्स क्या है? MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स यूएसए के संग साइन हुए हैं ये। फिर ब्रह्मोस का प्रोडक्शन और बढ़ाना है, अब इतना ज्यादा अगर उसका एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसको बढ़ाना है। ELTX जॉइंट वेंचर विद इजराइल फॉर रडार एंड EW सिस्टम्स, ठीक है, ये है। फिर है ये जो मैं बता रही थी, INS विक्रांत को हमने डिप्लॉय कर दिया है अरेबियन सी में अभी अभी पहलगाम टेरर अटैक के बाद, और उसको पोजीशन कर दिया है पाकिस्तान की तरफ, मतलब, और ये बहुत बड़ा वो था कि हम लोग रेडी हैं बिल्कुल, जो वो लोग धमकी दे रहे हैं ना कि आप कौन सी ट्रीटी बंद हो गई? इंडस वाटर ट्रीटी, और उन लोगों ने कौन सा प्लान कैंसिल कर दिया? शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि तुम लोग पानी मत दो, हम लोग खून की नदियां बहाएं। तो हम लोगों ने भी बता दिया कि हमारे पास भी INS विक्रांत है, जो तुम्हारी तरफ ही पोजीशन करके हम लोगों ने अरेबियन सी में लगा दिया, ठीक है। इंडियाज न्यूएस्ट इंडिजीनियस वॉरशिप INS सूरत, ठीक है, सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड अ फास्ट लो फ्लाइंग टारगेट यूजिंग अ मीडियम रेंज सरफेस, अब समझ रहे हो ना, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ये भी हमारा बन रहा है अरेबियन सी में आफ्टर द पहलगाम अटैक, ठीक है। इट इज अ जॉइंट वेंचर विद इसराइल, 70 किलोमीटर इंटरसेप्शन रेंज है, और सी स्किमिंग थ्रेड्स को भी हैंडल कर सकता है। ये भी हमने अभी अभी किया है INS सूरत को भी। अच्छा, ये भी है उसमें, ठीक है। अब मेक इन इंडिया और इंडिजीनियस क्या वर्ड है ये मेरा ठीक है, जो मतलब हम खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे ज्यादा, ये तो हमको सारी टेक्नोलॉजी में देखने को मिला है ना, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपना ही बनाएं, आत्मनिर्भर भारत बने। तो हम ड्रोन्स बना रहे हैं, रेडार्स बना रहे हैं, ड्रोन्स, रेडार्स और ब्रह्मोस तो हम लोग एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। आकाश NG, अस्त्र MK2 निर्भय टेस्ट में आ चुके हैं। DRDO भी अपना प्राइवेट फर्म्स के संग, जो हम कह रहे हैं ना वोकल फॉर लोकल, जो कुछ एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं आगे कि हम लोग बनाएंगे, हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अपने पर्सनल लेवल पे बनाएंगे, तो उनसे भी DRDO अब हाथ मिला रहा है। फिर अग्नि प्राइम आई है बहुत ज्यादा न्यूज में, कि एक बैलिस्टिक मिसाइल न्यू जनरेशन अग्नि प्राइम आ गई है हमारे पास, उसकी फ्लाइट भी सक्सेसफुली हमने टेस्ट कर ली है, और ये DRDO से ही टेस्ट हुआ है। कहां से? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से टेस्ट हुई है अग्नि प्राइम, ठीक है, जो कि हमारी न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल्स है। अग्नि मिसाइल्स आर सरफेस टू सरफेस, अभी अग्नि सीरीज के आगे ही आई है ये, ठीक है ना, सॉलिड प्रोपेलेंट है, क्योंकि अभी अभी टेस्टिंग हुई है इसके बारे में, इसलिए पढ़ लेना। लाइटर है, बाकी सारी जितनी भी अग्नि सीरीज की पहले मिसाइल से उनसे लाइट है, और गाइडेड बाय इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो अभी पूछ भी रहे थे बच्चे पीछे कि इनर्शियल वाला समझ नहीं आया, तो दिस इज एन इलेक्ट्रिक नेविगेशन सिस्टम सिमिलर टू GPS, बट डिफरेंस इतना था कि इलेक्ट्रिक है। दूसरी आ जाते हैं आगे, अग्नि वाली सुन ली सबने न्यूज, साथ साथ चल रहे हो ना सब अब तो? जी मैम। India's ballistic missile defense program, DRDO successfully conducted flight test of the phase 2 ballistic missile defense system. Phase 2 endo-atmospheric missile is an indigenously developed two-stage solid propelled ground launched missile system. Okay. फिर एक ये नया टर्म आप लोगों के लिए जो है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, ड्यूज जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन है एक तरीके की, एनर्जी वेपन जिन्हें कहा जा रहा है, और इसमें
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज हो रही है, पार्टिकल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अभी तक क्या हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा यूज होती थी, पर इसमें ये सब यूज हो रहा है। हाई एनर्जी लेजर्स हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाती हैं। और ये किस में आता है ड्यूज? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, ये याद रखना। ड्यूज कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये है पॉइंट नोट करने वाली बात। वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल टेक्नोलॉजी रादर देन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया। क्लास तो Steps taken by India for use directionally unrestricted ray gun array दुर्गा 2 प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट त्रिनेत्र, ये सब चल रहे हैं। ठीक है, काली प्रोजेक्ट, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, काली प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसको काली प्रोजेक्ट को कौन देख रहा है? DRDO एंड DARC, जिसकी हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत बात करी। ठीक है, दुर्गा, त्रिनेत्र और काली, ये है हमारे ड्यूज प्रोजेक्ट। ड्यूज यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, एनर्जी वेपन्स विच आर डायरेक्टेड, यानी कि उनमें खुद का एक नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यूज हो रहा है उसमें। और ये किसमें आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। वो जैसे देखो, ये मिसाइल्स है नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है, एक बार मैं बताऊंगी इसको देख के, मैं बताती। नहीं 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 नहीं, ये साइबर सिक्योरिटी वाला नहीं है, ये कर अटैक ही रहा है, पर ये इलेक्ट्रॉनिक है, बस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जिसमें हम लोग EM वेव्स यूज कर रहे हैं, पार्टिकल थ्योरी यूज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं। तो कितना डिफरेंस। ये कुछ करंट अफेयर्स हैं जो लास्ट ईयर से, मतलब जब तुम लोगों ने लास्ट ईयर प्रिपरेशन करी थी तब के थे, पर अब तक भी चल रहे हैं, तो मैंने इनको हटाया नहीं है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पुषा है, ये क्या है? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी 28-29 तक चलेगा ही, तो इसका न्यूज मतलब इसका क्वेश्चन आ ही सकता है, क्योंकि 28-29 में, फिर 28-29 में तो पक्का ही आएगा, क्योंकि तब इसका कुछ हो जाएगा शायद लॉन्च वगैरह। फिर यूएस एयर डिफेंस सिस्टम के संग हार्ड प्रोजेक्ट है, सब है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल, अस्त्र तो आप लोगों ने पढ़ ली। स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अभी कितनी सारी चीजें हैं, कितना पढ़ोगे, एक बार नाम देख लेना बस। ठीक है, ये है, ये भी पिछले साल का ही है, इसको भी एक बार रीड कर लो। ये भी पिछले साल की है, मतलब पिछले साल के, मतलब समझ रहे हो, पिछले साल के प्रीलिम्स से पहले की न्यूज है ये, पर ये मैंने हटाया नहीं है, ताकि एक बार तुम लोग बस नाम ध्यान कर लो। ये है न्यूज जिसको अभी मैंने देखा, और ये एक बार आप लोग पढ़ना इनके बारे में। वरुणास्त्र के बारे में तो पढ़ा ना हमने, और किसके बारे में पढ़ा हमने? धनुष, क्लस्टर बॉम्ब्स, निराक्षी, ये सब बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, इनको एक बार देख लेना कि ये क्या है। ये होमवर्क है तुम्हारा, जो मैं कल पूछूंगी, और इस बार मेरे को होमवर्क चाहिए। जो बच्चे कैमरा ऑफ करके बैठते हैं ना, स्पेशली उनसे स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ मैं। ठीक है, सुन लिया आप लोगों ने? धनुष, क्लस्टर बॉम्ब्स, निराक्षी, वरुणास्त्र, थर्मोबारिक बॉम्ब्स, ये भी पढ़ा हमने ना। प्रोजेक्ट संजय, इसमें 2-3 तो हमने पढ़ ही लिए। ये है जोरावर टैंक्स है न्यूज में, अभी तक मैं दोस्त सोच रही थी कुछ आर्मी वालों का नहीं आया।
जोरावर टैंक्स, ठीक है। बाकी तो ये मिसाइल्स ही हैं बस। डिफेंस यहीं तक था आप लोगों का, ठीक है। न्यूज इस बार मतलब मुझे तो लगता ही है कि पहलगांव अटैक वाली तो न्यूज आनी ही चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या क्या, उसके तो तुम लोग सारी जितने भी सब्जेक्ट से वो कर रहा हो, मेरे ख्याल पॉलिटी भी करेगा उसमें। और कौन कौन से सब्जेक्ट लाई कर रहे हैं? जियोग्राफी, डिफेंस, हिस्ट्री का पार्ट आ गया क्योंकि वो आ गया, शिमला एग्रीमेंट। और ये ज्योग्राफी भी आ गई, बस इकोनॉमिक्स तो है ही। तो ये सारी चीजों में तुम्हारे करंट अफेयर बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कवर होना ही चाहिए। और क्योंकि अप्रैल से मतलब कहा जाता है ना कि मिड अप्रैल तक के, नहीं कहा जाता ऐसा कुछ, अप्रैल के नहीं आते, पर मुझे ऐसा लगता है तो काफी बड़ा न्यूज है, तो मुझे तो लगता है आना चाहिए, बन जाते हैं अप्रैल तक पेपर। ठीक है, एक बार देख लेना फिर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या नया यूनिट शुरू कर दें? चलो हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं नेक्स्ट यूनिट का। फिर से मैम आप म्यूट पे हो। अब आ रही है और ठीक है। मैंने ये कहा कि ये हमारी टेक्निकली लास्ट यूनिट रहेगा, पर उसके बाद हमारा कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रह गया था, जैसे मैंने कहा था। तो उसमें लाइट टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट है, एनर्जी में भी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा पार्ट है। उसमें करंट अफेयर्स भी भर के आते हैं। और रोबोटिक्स रह गया है, ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स रह गया। और फिर वो जो एक वो लिस्ट होती है ना कि नोबेल प्राइजेस किस किस को क्या क्या मिले, वो सब रह गया। तो टेक्निकली ये है लास्ट यूनिट जो पूरी पूरी बात। फिर कुछ हमारे छुटपुट टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है। तो ये है लास्ट टॉपिक जिसको हम बोलेंगे एनर्जी। एनर्जी में हमारे सारे वो रिसोर्सेज आ जाएंगे कि हमारे हमको एनर्जी कहाँ कहाँ से, मतलब जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कुछ कन्वेंशनल है, कुछ नॉन कन्वेंशनल है। अब जैसे कि प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि भाई हमें अपने फॉसिल फ्यूल्स खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको कैसे हम लोग बचाएं या फिर उनका ऑल्टरनेटिव्स क्या ढूंढें। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, जैसे सोलर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। इनके इनके तो पार्ट्स ही, मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, उसके पूरे पार्ट्स के या फिर फेजेस के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है। इनफैक्ट नेट में आ गया था, और वो मेरे को फायदा कैसे हुआ, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था पिछले साल। तो वो मेरे नेट में क्वेश्चन एज इट इज आ गए थे, सोलर एनर्जी पे और न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे, तो मेरा फायदा हो गया। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे एक बार देखते हैं। इसमें पहले तो यही कि एनर्जी क्या होती है, फिर वो ये जो हर बार पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, फिर रिसोर्सेज क्या क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है,
और फिर उनके साथ साथ उनके करंट अफेयर्स। ठीक है, अब सन के लिए भी मिशन चल रहे हैं, सोलर एनर्जी पे बहुत काम चल रहा है, विंड एनर्जी पे बहुत काम चल रहा है। इंडिया में कहाँ पर है सबसे बड़ा विंड एनर्जी का प्लांट? ठीक है, और वो विंड एनर्जी क्या होती है, मतलब इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस की, वो जो उसके ब्लेड्स होते हैं तो वो कितने स्पीड पे घूमने चाहिए, क्योंकि उसके भी साइज, मतलब कोई बहुत बड़े विंड मिल्स होता है, कोई छोटे भी विंड मिल्स होता है, तो उसमें कितने साइज कितने पावर की मोटर होती है, ये सब क्वेश्चन आ गए थे मेरे नेट में। और एनवायरनमेंट में जो आप पढ़ोगे, कुछ कुछ टॉपिक्स इंटरसेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया था हेल्थ एंड डिसीजेस से, एनवायरनमेंट का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट था, और एक ये वाली यूनिट। ठीक है, तो मेरा सर से डिस्कशन हुआ है, नवीन सर से, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर 2 बार भी बच्चे पढ़ लेंगे, क्योंकि आपकी कम क्लास में रह गई, तो देख लेना, तुम 2 बार पढ़ लोगे तो कुछ वो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारी ब्रेन की मेमोरी तो डिसाइडेड नहीं है ना। तुम लोग हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, पर ऐसा नहीं है कि स्टोर नहीं होगा, वो भी है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, यहाँ पे तुम लोग टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो कि उस प्रॉब्लम के लिए टेक्नोलॉजी क्या बनाई जा रही है, और उधर तुम ये पढ़ रहे हो कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं, आई थिंक ये सब है ना, और उसके लिए क्या क्या लॉज और जो मीटिंग्स हो रही हैं जैसे G20 हुआ, और मतलब बहुत सारी, वो भी नेट में आती है, पता है? हाँ, तो ये सब हम पढ़ेंगे एनर्जी में। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में हमारे पास कुछ मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज है। ठीक है, एक सेकेंड, ओके। फिर ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, वो ये सब है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, और ये है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन। चलो तुम लोग ये करो, मैं नाम बता रही हूँ बच्चों के, वो मेरे को बता, क्योंकि यहाँ पे मैं प्लेसेस लिखना भूल गई, आई थिंक मैंने अपडेट नहीं करी है। मैं इस पीपीटी को एज इट इज ले आई थी कि बाय चांस टाइम बचा तो आई विल स्टार्ट दिस। ठीक है, तो जयश्री तुम ढूंढो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ है, पंकज तुम ढूंढो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी कहाँ है, रोशनी आप देखो कि बायो एनर्जी वाला कहाँ पर है ये, मयूरी आप देखो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो 4th आइकन है वो कहाँ पर है, और शिवम तुम देखो कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 5th वाला ये कहाँ पर है, और साक्षी ये आपने बेटा फैन क्यों दिखा रहे हो आप? हाँ अब हाँ शी इज रिप्रेजेंटिंग द विंड एनर्जी, ओके। हाँ, तो साक्षी आप देखो एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट जो लास्ट आइकन है ये कहाँ पर है, और ना ही ऐसी है हरियाणा गुड़गांव, हाँ गुड़गांव में है ये सबसे पहला। भाई लिखते जाओ ये बच्चों, ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। ये है हमारा हरियाणा गुड़गांव में, और बताओ पंकज जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है तमिलनाडु चेन्नई। फिर नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी आई गेस पंजाब में ही है, किसको बोला था ढूंढने, लिखो भाई चैट में, चलो पंजाब में है मैंने बता दिया। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ये कहाँ पर है, IREDA शिवम जी, ये बच्चे लिख ही नहीं रहे। अच्छा जिसको जो मिल गया वो लिख दो भाई, मुंबई में है पक्का यही वाला है, इसका लोगो भी है इरेडा वाला। मयूरी तो कुछ और बता रही है,
हाँ न्यू दिल्ली में है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरेडा, ये है न्यू दिल्ली में। और सेसी कहाँ पर है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके रोशनी, सेसी कहाँ पर है? पक्का? ये भी दिल्ली में है बच्चों। और लास्ट वाला मिला किसी को? एरियाज, साक्षी। ओके शुभम, ये भी शायद न्यू दिल्ली में ही है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मैच द फॉलोइंग, ठीक है। विंड एनर्जी कहाँ पे अच्छी है? तमिलनाडु की अच्छी है। सोलर एनर्जी हम लोग गुड़गांव में देख रहे हैं। बायो एनर्जी को हम लोग पंजाब में देख रहे हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट जो एजेंसी है वो दिल्ली में है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन जो है वो भी दिल्ली में है। और एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑफ स्टेट्स, ये तीनों ही तीनों, अभी देखो पूरा का पूरा जो एक कैपिटल से जो काम होता है ना, वो सब हमारा दिल्ली में, ठीक है। बाकी सोलर एनर्जी का इंस्टीट्यूट गुड़गांव, विंड एनर्जी का इंस्टीट्यूट तमिलनाडु और बायो एनर्जी का इंस्टीट्यूट पंजाब। ये पंजाब है। ये भी लिखा हुआ था मैंने नेक्स्ट स्लाइड में। मुझे लगा तो था कि मैं सर्च कर रही थी, मैंने लिखा क्यों नहीं। ओके चलो, अब इस सोलर एनर्जी के लिए एक अलायंस हुआ है हमारी बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स वही है गुड़गांव जो अभी तुम लोगों ने देखा। इस्टेब्लिश कब हुआ? 30 नवंबर 2015 को। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था पेरिस कॉन्फ्रेंस में। तुम लोग ये कॉन्फ्रेंसेस बहुत पढ़ते हो एनवायरमेंट वाले उसमें ना। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 118 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर्स। कंट्रीज लोकेटेड, अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में की, कैप्रिकॉर्न के बीच की जो कंट्रीज हैं उनके बीच में ही हुआ है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा धूप आता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मोर देन 1000 गीगावाट्स ऑफ सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी। दूसरा, मोबिलाइजिंग अप्रोक्सीमेटली $1000 बिलियन फॉर इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी बाय 2030, ठीक है। कितनी कंट्रीज है? 118। इनिशिएटिव किसका था? इंडिया और फ्रांस का। कहां पर था? पेरिस कॉन्फ्रेंस में। कब हुआ? 2015 में। कौन सी कंट्रीज है? मोस्टली जो ऑप्शन आ सकते हैं, जो इक्वेटर पे लाई कर रही है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई कर रही है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाई कर रही है। नहीं, आंसर विल बी दो कंट्रीज कंप्लीटली या फिर पार्शियली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आ रही है, वो 118 कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर्स गुड़गांव में है और ऑब्जेक्टिव इसके लिखे हुए हैं ये दो, ठीक है। क्लियर है? फिर हमारा आ जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ही, अच्छा इसी की बात हो रही है। इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर अजय माथुर। विजन है लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। अब ये हम लोग टेक्निकली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कभी हम सोचे कि हम एस्ट्रोनॉमी में पहुंच गए और सन को रेड जायंट से रेड सुपर जायंट बनाएंगे, नहीं। लेट अस मेक द सन ब्राइटर का मतलब है कि जो हमें सन से हम लोग मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं वो हम क्रिएट करें, ठीक है। और मिशन क्या है? एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम, ठीक है। ठीक है, सोलर एनर्जी पे काम हो रहा है ये अभी, समझ रहे हो ना सब। हम लोग डिफेंस से शिफ्ट हो गए, ये सब ये तो सबको पता है ना। नई यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं हम। जो बच्चे कैमरा ऑफ करके सो रहे हैं, नहीं कुछ नहीं सो रहे हैं, मुझे पता है। विशाल बोलिए। हाँ हाँ, पता लग गया ना तुमको नया यूनिट? मनन, यस मैम। ठीक है ठीक है।
चलो, ये हुआ हमारा पहला सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फिर एक दूसरा आता है हमारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ओसो वॉग, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अब इसमें अपडेशंस हुए होंगे ऑब्वियसली, वो अपडेट्स क्या है वो मैं कल लेके आऊंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स अभी मैंने इसमें एकदम अपडेटेड नहीं डाले, अभी कल डाल के ले आऊंगी। The concept of ORSO-WOG was presented by Indian Prime Minister at the first assembly of International Solar Alliance. International Solar Alliance के ही अंडर ये एक प्रोजेक्ट है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसमें हम क्या करेंगे, ग्रिड बनाएंगे एक, मतलब सोलर पैनल्स की ग्रिड होगी वो, ठीक है। उसको हम बोलेंगे ग्रीन ग्रिड, इंटरकनेक्टेड एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। इंटरनेशनली हम वो सोलर पैनल्स की ग्रिड बनाएंगे और वो हमें क्या करेगी, फिलॉसफी क्या है, द सन नेवर सेट्स। अब ये तो हम सबको ही पता है, सन कहीं ना कहीं तो है ही, जहां पर है वहां से हम एनर्जी स्टोर करते रहेंगे, तो हर टाइम हम उन ग्रिड्स में ग्लोबली एनर्जी स्टोर करते रहेंगे। और वो ग्रिड जो है वो उन कंट्रीज जो जो भी मेंबर्स हैं ईसा के इंटरनेशनल सन अलायंस, हाँ ईसा के, वो सारे के सारे शेयर करेंगे उस एनर्जी। सपोज कभी कुछ ऐसा हुआ कि एक कंट्री के पास सारे वो चले गए कि वो अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पा रहा है, तो ऐसे में ये ग्रिड काम आएगी, ठीक है। तो द सन नेवर सेट्स इज द फिलोसफी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और इट हैज बीन स्टार्टेड अंडर द टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस में ये शुरू हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही प्रेजेंट किया था इसको, कहां पर, फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2018 में। अब ये 3 फेजेस में होगा, ठीक है। अब इतनी बड़ी ग्रिड एकदम से तो बिछ नहीं जाएगी, बहुत सारे इश्यूज हैं, कुछ कंट्रीज के इकोनॉमिक बहुत ज्यादा नीचे है, कुछ की बहुत ज्यादा ऊपर है, तो हम सबको मतलब मिलजुल के काम करना, ठीक है। द फर्स्ट फेज एम टू कनेक्ट सोलर एनर्जी बिटवीन सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, पहले तो ये फेज है। दूसरा है, अंडर द सेकंड फेज ग्रिड्स कनेक्टेड इन एशिया विल बी कनेक्टेड टू अफ्रीका, ठीक है। थर्ड में है, इन द थर्ड फेज ऑफ द प्लान अ टारगेट हैज बीन सेट टू कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स ग्लोबली। पहले क्या होगा, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, इनको कनेक्ट किया जाएगा, फिर अफ्रीका को लिया जाएगा और फिर पूरे वर्ल्ड को लिया जाएगा। स्टार्ट हमारा कहां से हो रहा है, सेंट्रल एशिया से। ये 3 फेजेस हैं, ये भी 3 बहुत बड़े बड़े फेजेस हैं। फिर आती है हमारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्या टाइम हो गया, 5 बज गए, तो आज के लिए इतना ही रखे, ओवर हो जाएगा ना वो, तब खिचड़ी बना के खाएंगे, फिर वो मैं चाहती नहीं हूँ, ठीक है। टाइम से छोड़ देते हैं तुम लोगों को, क्या याद रखोगे तुम भी। डिफेंस टेक्नोलॉजी की पीपीटी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, मैं भी फॉरवर्ड कर दूंगी ईशान सर को। आपको मैम स्पेस टेक्नोलॉजी की मिल गई? लास्ट क्लास की नहीं मिली ना, हाँ वो मैंने आज सुबह ही मेल करी थी, उन्होंने चेक नहीं किया होगा, मैं अभी भेज देती हूँ। तो स्पेस की और डिफेंस की एक साथ आ जाएगी तुम लोगों के पास, ठीक है। चलो फिर क्लास को ऑफिशियली एंड